अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन साइंस 2 का पहला चैप्टर लेकर मैं आपका टीचर सैयद इकबाल मौजुल मुस्लिमीन हाई स्कूल परभनी से फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप रिवीजन के तौर पर पहला चैप्टर का पहला हिस्सा ज़रूर देख लीजिए और फिर इसको उससे कनेक्ट करते हुए इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का दूसरे हिस्से की हेडिंग है एवोल्यूशन, उर्दू में हम जिसको इर्तिक़ा कहते हैं। इसका मतलब एवोल्यूशन का आपको समझ में आना चाहिए इंसानी ज़िंदगी की तरक्की या दुनिया में होने वाली बतदरीज तब्दीलियाँ, ग्रेजुअल चेंजेस, ये एवोल्यूशन कहलाते हैं। मतलब हज़ारों लाखों साल पहले दुनिया कैसी थी, लोग कैसे थे, जानदार कैसे थे, हाउ वेर द प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उसके बाद आज वो किस तरह पाए जाते हैं, ये स्टडी एवोल्यूशन कहलाती है। चैप्टर में शुरू के जो इब्तदाई लाइंस आपको दिए हुए हैं वो आपके सामने हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज अ रेस्पॉन्स टू नेचुरल सेलेक्शन इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन। ये डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन चैप्टर में आगे आएगी, लेकिन यहाँ पर एवोल्यूशन से मुराद क्या है, व्हाट डज इट मीन का एक्सप्लेनेशन है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई किस्मों का, नई जानदारों की नस्लों का पैदा होना, मगर रीज़न क्या हो, ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशन। आज हम किसी एक शक्ल में यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी आने वाली नस्लों में हमारी कोई कैरेक्टर्स थोड़े 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 से बदल कर हज़ारों साल में एक बड़ी तब्दीली को ज़ाहिर करती हैं। एक बड़ा चेंज, बड़ा मॉडिफिकेशन हमको नज़र आएगा, और ये नज़र आने के बाद वो जो हाल में होंगे हम, ये मॉडिफिकेशन के साथ ये हमारा एवोल्यूशन होगा। दो चीज़ें, दो पॉइंट्स इसके ज़िम्मेदार होते हैं। एक तो ग्रेजुअल चेंज ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। हमने मुसलमान की हैसियत से हम जानते हैं कि नबियों की, पुराने नबियों की उम्रें हमने कितनी पड़ी हुई हैं। नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी, हमारे आका की उम्र कितनी थी, उसके बाद आपने 1000 साल 2000 साल तक की उम्रों के जिक्र हमारी तारीख में पड़े हुए हैं। वो कम होता 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 कई हज़ारों साल बाद आज हम 60 70 80 साल तक जिंदा रहते हैं। इस तरह के किसी भी एक कैरेक्टर को ध्यान में रखिए। एवोल्यूशन में ग्रेजुअल चेंजेस, आहिस्ता आहिस्ता होने वाली तब्दीलियाँ ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, एक लंबे अरसे में, तो ये एवोल्यूशन के जिम्मेदार होंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन का है। ये पॉइंट 3 बार इस प्रेजेंटेशन में आएगा, मैं उसको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। नेचुरल सिलेक्शन, कुदरती इंतखाब का नज़रिया, मतलब क्या। एवोल्यूशन के जो माहिरीन हैं उनका मानना है कि जो जिम्मेदार, जो स्पेसीज दुनिया में मौजूद हैं, उनमें जो कमज़ोर हैं वो कमज़ोर ख़त्म हो जाते हैं, उनकी नस्लें ख़त्म हो जाती हैं, और जो हालात के साथ अपने आप को एडजस्ट करके ज़िंदा रह सकते हैं, एडाप्टेशन एक वर्ड आता है इसके लिए। अडेप्टेशन मुताबिकत पैदा करना, मतलब हम अपने माहौल के साथ ज़िंदा रह सकते हैं, उसके साथ लड़ सकते हैं, तो वो हमारा एडाप्टेशन रहेगा। और अगर आपने इनको, इसमें ज़िंदा रहना सीख लिया, तो आप नेचुरली सिलेक्टेड स्पेसीज़ होंगे। और अगर नहीं सीख सकते, जो लोग मर गए, वो स्पेसीज़ ख़त्म हो जाएंगी। ये नेचुरल सिलेक्शन की बेसिक थीम है। तो एवोल्यूशन इन 2 पॉइंट्स की वजह से होता है। नेक्स्ट, फिर आपको बिग बैंग थ्योरी, एक वर्ड आपने सुना होगा। हमारे पास बुक में लिखा हुआ है 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ हैज़ बिन नॉन एग्जिस्टेंट ऑन द अर्थ। 3.5 बिलियन ईयर्स पहले दुनिया या जिंदगी मौजूद नहीं थी। There may be only simple type of organic and inorganic compounds may have been formed from those complex compounds like proteins and nucleic acid may have formed over। यहाँ पर दुनिया का वजूद नहीं था। बिग बैंग थ्योरी में आप मानते हैं कि सूरज से ज़मीन का एक, सूरज का एक हिस्सा अलग होकर ठंडा होकर ज़मीन बना, और फिर उसके बाद उसके ऊपर ज़िंदगी की इब्तिदा हुई। द लाइफ हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम दैट। एक चीज़ और मैं यहाँ पर साफ कर दूँ, आप मुस्लिम स्टूडेंट हैं, आपका ईमान और आपका साइंस दोनों एक दूसरे से टकराने नहीं चाहिए। ईमान क्या कहता है, बहैसियत मुसलमान हम जानते हैं कि अल्लाह ताला का एक हुक्म, कुन यानी हो जा, अल्लाह ने हुक्म दिया हो जा, और दुनिया बन गई।
लेकिन एवोल्यूशन वाले इसके एक्सप्लेनेशन अपने तौर पर करने की कोशिश करते हैं कि जब दुनिया बनी तो ओरिजिनल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ थे, और जिससे बाद में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलकर प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनना शुरू हुए। मतलब जिंदगी में जो अलग अलग किस्में आना शुरू हुई, प्लांट्स अलग बने हुए हैं, एनिमल्स अलग बने हुए हैं, दुनिया में अलग अलग किस्म से बनी हुई चीज़ें हैं, ये सारे के सारे ओरिजिनेट होना शुरू हुए, इनका एवोल्यूशन होना शुरू हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है आपको कि फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, मतलब पहला इब्तदाई किस्म का जानदार, फर्स्ट पहला प्रिमिटिव इब्तदाई टाइप ऑफ सेल में हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो जैसे भी हुआ होगा तो अलग अलग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होगा। इवोल्यूशन वाले मानते हैं कि दुनिया का पहला जानदार एक्वेटिक सराउंडिंग में, मतलब आबी माहौल के अंदर, पानी के अंदर पहला जानदार पैदा हुआ। फिर उसके बाद इनका मानना है नंबर ऑफ दीज सेल्स में हैव इंक्रीज्ड, में हैव हुआ होगा, मतलब उनको भी यकीन नहीं है, वो लॉजिक लगाकर, अंदाजे लगाकर बात करते हैं कि उनकी तादाद बढ़ गई होगी, और बढ़ने के बाद फिर ये जो एडजस्ट कर पाए माहौल के साथ वो नेचुरल सिलेक्शन में ज़िंदा रहे, जो नहीं कर पाए वो ख़त्म हो गए। और इस तरह कुछ बहुत सारी नस्लें पहले हो सकते हैं ख़त्म हो चुकी होंगी, और बहुत सारी नस्लें चेंजेस के साथ, मॉडिफिकेशन के साथ आज हमारे सामने हैं। और इसी तरह हज़ारों साल बाद ये जब तक दुनिया रहती है मॉडिफिकेशंस होते जाएंगे, एवोल्यूशन होता जाएगा, दुनिया बदलती जाएगी, ऐसे ही नहीं रहेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ आपको, एट प्रेजेंट crores of species of plants and animals with huge diversity regarding shape and complexity are present on the earth. At present, आज के दौर में crores of species, हजारों करोड़ों किस्म की नस्लें प्लांट्स और एनिमल्स की, विथ ह्यूज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ये वर्ड 8 से पढ़ रहे हैं आप लोग, इसको उर्दू में तनो मतलब अलग अलग अक़साम का बनना कहा जाता है। तो हमारे शेप अलग, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी अलग, कुछ सिंपल कंपाउंड्स, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स, कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स इस तरह से आज ज़मीन पर मौजूद हैं। एनिमल डाइवर्सिटी में लिखा हुआ है कि एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस द यूनिसेलुलर अमीबा, एक छोटा सा अमीबा ये जो आपको नज़र आ रहा है, वहाँ से लेकर इंसान तक, और जायंट व्हेल मतलब सबसे बड़ा जानदार जो होगा उसमें आज व्हेल का शुमार होता है, तो उस मछली तक, मतलब एक सेल से बनने वाले अमीबा से लेकर दुनिया के बड़े बड़े जानदार एनिमल्स में मौजूद हैं। वहीं प्लांट्स में यूनिसेलुलर क्लोरिला, मतलब ये काई की किस्म है जो यूनिसेलुलर, वहाँ से लेकर बरगद के दरख्त, बनियान ट्री जिसको हम कहते हैं, वहाँ तक के हज़ारों करोड़ों किस्में प्लांट्स और एनिमल्स की दुनिया में आज मौजूद हैं। नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं, द लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोल्स, दुनिया के हर कोने में, गहराई से लेकर पहाड़ों पर, दुनिया के हर कोने में, खते इक्वेटर मतलब खते इस्तवा, और बोथ पोल्स मतलब खुतब शुमाली, खुतब जुनूबी जिसको आप कहते हैं, दुनिया के हर कोने में किसी न किसी किस्म का जानदार आज पाया जाता है। ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस लाइक एयर, वाटर, लैंड, रॉक एट्सेट्रा। अब एक पॉइंट दिया हुआ है, डिफरेंट थेरीज अबाउट ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ हैज बीन प्रपोज्ड टिल टुडे, ऑफ विच थेरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्टेड। मतलब बहुत सारी थेरीज दुनिया में हमारे सामने रखी गई कि दुनिया ऐसे शुरू हुई होगी, ऐसे शुरू हुई होगी, इस तरह तब्दीलियाँ हुई होंगी। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है, मशहूर है, वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये थेरी को एक्सेप्ट किया गया, इसको कबूल किया जाता है। ग्रेजुअल डेवलपमेंट, आहिस्ता आहिस्ता होने वाले मॉडिफिकेशंस, आहिस्ता आहिस्ता होने वाली तब्दीलियाँ, कि कई हज़ारों साल में लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो जनरेशन है, जो स्पेसीज हैं, उनमें थोड़ी सी तब्दीलियाँ आती हैं, और इस तरह जानदार बदलते रहते हैं। तो पहले वो छोटे थे, फिर बड़े हुए, फिर कॉम्प्लेक्स होते गए, फिर उनके फंक्शन बदलते गए, उनका बिहेवियर बदलता गया, उनका स्ट्रक्चरल बदलता गया। इसको हम कहते हैं ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको बुक में दिया हुआ है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की एक्चुअल थ्योरी जब हम पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्ट लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म हैज़ बीन फॉर्म्ड इन ओशियन। ये बात हम कर चुके हैं कि पहला जो जानदार था वो पानी में पैदा हुआ। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म्ड, और उसके बाद फिर ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बदलते गए ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता।
changes occurred in the unicellular organisms were formed. All these changes were slow and gradual. Duration of all these changes is at most 300 crore ईयर्स, मतलब 300 करोड़ साल लगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बनने को, उनके अंदर होने वाले चेंजेस को। मतलब बहुत लंबा लंबा प्रोसीजर है, इसलिए सो ग्रेजुअल, लॉन्ग ड्यूरेशन, इस तरह के अल्फाज हमको हमेशा इस्तेमाल करने पड़ते हैं। फिर स्लो प्रोसेस है, एक जनरेशन या 2 जनरेशन में आप किसी मॉडिफिकेशन को नोट नहीं कर सकते। मॉडिफिकेशन को नोट करना है तो 10-20 जनरेशन के बाद देखना पड़ेगा कि वो पहले कैसे थे और आज कैसे हैं। तो थियरी ऑफ इवोल्यूशन में आगे चलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैड बीन ऑल राउंड एंड मल्टी डायमेंशनल एंड दिस लेड टू एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर कि डेवलपमेंट वाज इन ऑल राउंड, मतलब हर तरह की चीजों में डेवलपमेंट हुआ। एटमॉस्फेयर में डेवलपमेंट हुआ, ऑर्गेनिजम्स में डेवलपमेंट हुआ, उनके स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ, हर डायमेंशन में हर तरफ से उनकी तब्दीलियां होती गई और फिर अलग अलग किस्म के कई जानवर, कई ऑर्गेनिजम्स जो है तो दुनिया में वजूद में आए। हेंस दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन विच इज ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब एक मखसूस तंजीम के तहत, मखसूस तरतीब के तहत काम करता है। यहाँ पर डेफिनेशन है आपको एवोल्यूशन की, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट यानी आगे बढ़ने वाली तरक्की, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर्स, पुरखे, एंसेस्टर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एवोल्यूशन। यहाँ पर 2 वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर मतलब बनावट में होने वाली तब्दीलियां, उनके मॉर्फोलॉजी, उनके एनाटॉमी, मतलब उनके अंदरूनी और बैरूनी साख, ये बदलते गए। साथ ही फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब उनके काम बदलते गए। हो सकता है उनका न्यूट्रिशन बदला होगा, हो सकता है उनका रिप्रोडक्शन बदला होगा, हो सकता है उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मोड बदला होगा। इस तरह के जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को हम एवोल्यूशन कहते हैं। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, अब यहाँ पर आपको चैप्टर में एविडेंसेस, सबूत दिए गए हैं कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है इसके आपको अलग अलग 6 प्रूफ पढ़ना है, जिसमें एक मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, सेकेंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस, कनेक्टिंग लिंक्स, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। इस तरह के 6 एविडेंसेस हैं। पहली चीज नोट कीजिए आप कि ये सबूत हैं, तो सबूत हैं तो किस बात के सबूत हैं कि यहाँ पर हम ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल द ऑर्गेनिज्म, वेदर दे मे बी प्लांट्स और दे मे बी एनिमल्स, किसी भी टाइप के हों, ऑल दे मे हैव हुआ होगा कॉमन एंसेस्ट्री, कि इनके जो पुरखे हैं वो कॉमन होंगे। या मैं इसको एकदम सीधी जुबान में अगर आपको समझाऊं तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि वो जो फर्स्ट प्रिमिटिव सेल, पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो पानी में पैदा हुआ था, उसी से आज करोड़ ऑफ वैरायटीज, करोड़ों किस्म के जानदार बदलते बदलते उसी एक यूनिसेलुलर से बने हुए हैं। इसको हम कहते हैं कॉमन एंसेस्ट्री, मुश्तरका विरासत, कि हम उनसे बने हुए हैं। तो 6 एविडेंसेस को 1 बाय 1 देखते हैं। पहला एविडेंस है आपके सामने इवोल्यूशन का, वो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में आपको बुक में इस तरह के 3 अलग अलग जानदार, 3 एनिमल्स और 3 प्लांट्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं। 3 ने आप और भी इसके जगह पर दूसरे भी रख कर देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि सबका जो स्ट्रक्चरल बॉडी डिजाइन जिसको हम कहते हैं कि इनके कान, इनके नाक, इनकी 2 आंखें, इनका मुंह, उनके फरी हेयर मतलब उनके जिस्म पर पाए जाने वाले बाल, हो सकता है कम या ज्यादा हो, उनके फोर लिम्स मतलब सामने के पैर, हिंड लिम्स यानी पिछले के पैर, इस तरह का जो कॉमन बॉडी डिजाइन है वो बॉडी डिजाइन सारे के सारे एनिमल्स में कॉमन है। और वही प्लांट देखिए तो इनके लीव्स, इनके फ्रूट, इनका रूट, इनका स्टेम मतलब जड़, तना, पत्ते, फल, फूल, ये सारी की सारी चीज दुनिया में जितने भी पौधे हैं, चंद एक को छोड़कर देख लीजिए आपको, ऑल द लीव्स आर फाउंड टू बी ग्रीन। आपसे पूछा जाए कि पत्ते हरे क्यों होते हैं तो आपके पास जवाब उसका तैयार है कि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, के पत्तों में हरे रंग का क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये पत्ते आपको हरे रंग के नजर आते हैं। अलग अलग रंग के फल हमको नजर आते हैं। मतलब ये 2 चीजें, मॉर्फोलॉजी मतलब इनकी बैरूनी साख, जिस्म की बैरूनी बनावट, ये समझाती है कि कॉमनली ये भले ही आज अलग अलग हो, इनके काम अलग हो, इनका स्ट्रक्चर अलग, इनका फंक्शन अलग हो, लेकिन दे मे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, मतलब ये पुराने एक जैसे पुरखों से दुनिया में आए होंगे। उसके बाद सेकेंड है एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर, हमारे जिस्म के अंदरूनी बनावट को हम एनाटॉमी कहते हैं। यहाँ पर आपको बुक में फिगर दी हुई है, एक ह्यूमन हैंड,
इंसान का हाथ, उसका स्ट्रक्चर देखिए, दो बड़ी हड्डियां, उसके बाद एक पंजा, उसके बाद सामने उंगलियां। उसी तरह के कैट्स लेग, उसको भी अगर इंटरनली देखें हम तो उसकी स्ट्रक्चर सिमिलर नजर आएगी। फिर उसके बाद पैटाजियम ऑफ बैट यानी चिमगाडर का पंख जिसको हम कहते हैं, उसकी भी स्ट्रक्चर देखें तो आपको बड़ी हड्डियां दो, फिर उसके बाद पंजे का स्ट्रक्चर, उसके जो पाम है उसका स्ट्रक्चर नजर आएगा। और सेम वे फ्लिपर ऑफ वेल। वाकई ये सोचने वाली बात है कि चाहे एक वेल हो, इंसान हो या एक छोटी सी बिल्ली हो, इनके सारे जो इंटरनल एनाटॉमी है इनकी, वो ये बताती है कि दे ऑल हैव सिमिलैरिटीज। स्ट्रक्चर थोड़े से अलग अलग हैं, किसी की हड्डी छोटी, किसी की बड़ी, किसी का पंजा छोटा, किसी का बड़ा, किसी की उंगली छोटी, किसी की बड़ी, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो डिजाइन है वो सेम है। और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हैव अ कॉमन एंसेस्ट्री, ये एक जैसे पुरखों से बनते हैं। एविडेंसेस में तीसरा एविडेंस है ये इंटरेस्टिंग चीज है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। साइंसदानों ने ऐसे 100 के करीब ऑर्गन्स हमारे अंदर ढूंढे हैं जिनकी हमको जरूरत नहीं है। यहाँ पर 4 का जिक्र बुक में फिगर के साथ किया हुआ, मैं भी वो 4 पर बात करता हूँ। पहला अपेंडिक्स एट लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपको अपेंडिक्स नजर आ रही लार्ज इंटेस्टाइन में। ये छोटा सा आंत का वो हिस्सा है जिसकी इंसान को कोई जरूरत नहीं, लेकिन हमारे जिस्म में मौजूद है। उसी तरह विजडम टीथ, अकल दाढ़ जिसको हम कहते हैं, दाढ़ के पिछले हिस्से में, ये उम्र के अगले पड़ाव के वक्त 40 साल 50 साल के बाद लोगों के अंदर ये दाढ़ आती है, बड़ी तकलीफ में होते हैं, काम कुछ भी नहीं होता इसका। जब तक खाने पीने की उम्र खत्म होती है तब दाढ़ निकलना शुरू होती है, मतलब इसका जो काम है वो काम खत्म हो चुका होता है, हमको इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास है, इसलिए ये वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाएगा। उसके बाद ईयर मसल्स, कुछ इंसान, हमारे कान के अंदर जो मसल हैं उन मसल्स का इस्तेमाल करके अपने कान को हरकत, या दो चंद लोग दे सकते हैं, हरकत कर सकते हैं कान को, बाकी सारे लोग नहीं कर सकते। आंखों के पास के मसल्स, कान के पास के मसल्स हमारे हैं। जानवरों में ये काम के हैं, कुत्ता है समझिए, उसको कुछ अगर शिकार नजर आ जाए तो अपने कान खड़े कर देगा। सारे जानदार अलर्ट महसूस करते हैं, वो कान खड़े करते हैं, गिराते हैं, मतलब उनके अंदर इसका काम है, हमारे अंदर काम नहीं है। और चौथा जो प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है आपको वेस्टिजियल ऑर्गन्स में, वो है टेल बोन। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका अगर निचला देखें तो आज भी उसी तरह का है जिसके नीचे दुम लगाई जा सकती है। तो अब दुम की जरूरत नहीं है, टेल बोन का पाया जाना, ईयर मसल्स, विजडम टीथ, अपेंडिक्स, ये चीजें क्या हैं? इसको वेस्टिजियल मतलब हमारे काम की नहीं है, लेकिन ये हमारे जिस्म के अंदर आज भी मौजूद है। ऐसी और कई चीजें हैं जिनकी हमको जरूरत नहीं है, जिस्म से निकाल कर फेंक दी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपेंडिक्स अगर किसी की भर जाए, खराब हो जाए तो उसको ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, उसको अपेंडिसाइटिस कहा जाता है हम लोग। विजडम टीथ, बहुत सारे लोग हैं जिसको डॉक्टर के पास जाके बहुत बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करके निकाल देना पड़ता है उसको। तो ये ऑर्गन्स हैं जो हमसे पहले के ऑर्गेनिज्म थे, आज से हजारों साल पहले इंसान जिस किस्म का था उनमें ये ऑर्गन्स काम के थे, आज हमारे नहीं हैं। ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स का सबूत है कि हमारी एंसेस्ट्री भी उसी तरह से आई होगी कि हम पहले एप्स थे, मतलब बंदर थे, या उस तरह के जानदारों से ताल्लुक़ रखते थे जब इन तमाम चीज़ों का जिक्र था। नेक्स्ट एविडेंस की तरफ चलते हैं हम लोग, और वो है पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा पहले फॉसिल, ये वर्ड का मतलब, फॉसिल उर्दू में जिसको हम रकाज़ात कहते हैं, हजारों लाखों साल पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स जमीन के अंदर दफन हो गए और फिर उनके कुछ हिस्से बाकी बचे हुए हैं। तो बचे हुए हिस्से जो सबूत की शक्ल में, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर समझिए वो वहां पर रहते हैं, तो फॉसिल बन जाएंगे। फॉसिल पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस में जितने भी एविडेंसेस मिले हैं, ये इस तरह की जो फिगर आपको बुक में नजर आ रही है, वो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझने के लिए कि सबसे पुरानी जो एविडेंसेस मिले वो सिर्फ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के एविडेंसेस मिले, मतलब बहुत गहराई में मतलब दुनिया में बहुत सालों साल पहले क्या हुआ होगा वो गहराई में। आप जहन में रखिए कि समझिए अगर आप घर के आसपास कोई गड्ढा करते हैं और 1-2 फीट के अंदर कोई चीज़ आपको अंदर दबी हुई मिलती है, तो वो कुछ 20 साल 50 साल पहले ज़मीन के अंदर पड़ी होगी, तब वो आपको कम गहराई में मिलती है। जितना ज़्यादा गहराई में जाएंगे आप, वो उतनी पुरानी साबित होती है। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो थे उनके पुराने एविडेंसेस हैं, मतलब वो सबसे गहराई में मिले। फिर एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल के बाद जो नॉर्मल आजकल के रॉक्स हैं, मतलब आजकल के जो जानदार हैं वो ऊपर के अंदर उनके फॉसिल्स नजर आते हैं। तो ये भी साबित करता है कि जिंदगी पहले पानी में शुरू हुई, फिर एम्फीबियंस बने, फिर रेप्टाइल्स बने, फिर टेरेस्टेरियल मतलब जमीन के ऊपर रहने वाले बने, फिर एरियल मतलब परिंदे बने। इस तरह से जिंदगी में तरक्की होती गई। द लाइफ में हैव बीन इवॉल्व, इस तरह से वो इवॉल्व होती गई। एविडेंसेस में 5वां एविडेंस
आपको और इन चीज़ों को समझने में मदद देगा। डकबिल प्लेटिपस, ये फिगर आपको सामने नजर आ रही, पानी में रहने वाला जानदार है, इसको पैरों की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन पर रहता है तो उसको तैरने में मदद करने वाले फिन्स की या पंखों की ज़रूरत नहीं है, मगर इसके अंदर दोनों भी मौजूद हैं। दोनों भी मौजूद हैं मतलब हम इसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं कि एम्फीबियंस बनते वक्त जब पानी में जानदार रहते थे तो उसके बाद ज़मीन पर आते वक्त उनके अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए, वो चेंजेस के बीच की कड़ी है ये, मतलब ये ऐसे ऐसे चेंज हुए होंगे, इसलिए हम इसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो कनेक्टिंग लिंक में जानदार बदलते वक्त का एक सैंपल आज हमारे सामने मौजूद है, डकबिल प्लेटिपस। दूसरी जो फिगर आपको नजर आ रही है लंग फिश की है। थोड़ा ध्यान दीजिए कि फिश यानी मछली पानी में रहने वाला एक्वेटिक एनिमल है, और लंग मतलब फेफड़े, जो जमीन पर रहने वाले जानदार हवा से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब लंग्स हवा की ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं तो हम हवा में जिंदा रहते हैं, हमको अगर पानी में डुबो दिया जाए तो हम मर जाएंगे। मछली पानी के बाहर निकाल दिया जाए तो मर जाएगी। उसका रेस्पिरेशन मतलब उसको ऑक्सीजन की सप्लाई गिल्स से होती है, गलफड़ों से होती है। आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ बाजार गए और मछली खरीदने की कोशिश की तो वो उसके गिल्स निकाल कर देखते हैं, वो लाल अगर सुर्ख हो तो वो ताज़ा मानी जाती है, और अगर पुरानी हो गई, मर के ज़्यादा वक्फा हो गया, बासी हो गई जिसको हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में, तो फिर वो सफ़ेद हो जाते हैं, उसके अंदर के ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन ख़त्म हो जाएगा। तो मछलियों में गिल्स का पाया जाना ज़रूरी है, मगर इनके अंदर लंग्स हैं, मतलब ये ज़मीन से ऊपर आते वक्त सांस लेने के लिए जब इनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंज आया इवोल्यूशन के नतीजे में तो लंग्स बनना शुरू हुए थे। इसमें इस मछली में लंग्स हैं जो हवा में सांस ले सकती है। फिर उसके बाद पेरिपैटस, पेरिपैटस का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, इसमें बहुत सारे पैर हैं। रेप्टाइल्स अगर हो तो अपने रिंग्स के जरिए से ज़मीन पर रेंगते हैं, उनमें पैर नहीं होते, अपेंडेजेस जिसको हम कहते हैं, ये पैरों की तरह का स्ट्रक्चर इसके अंदर है जो डेवलप होना शुरू हुआ। मतलब ये रेप्टाइल से ज़मीन टेरेस्टेरियल ज़मीन पर चलने के लिए जो पैरों की इब्तिदा हुई उस वक्त की कनेक्टिंग लिंक ये है। तो ये तीन जानदार बताते हैं कि अलग अलग फेज, मतलब जो ऑर्डर है कि पहले एक्वेटिक, उसके बाद एम्फीबियंस जलथलीय, एम्फीबियंस के बाद जो ज़मीन पर रह गए वो टेरेस्टेरियल ज़मीन पर रहने वाले, फिर जो ज़मीन पर रहकर जिनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई उन्होंने दरख्तों पर चढ़ना शुरू किया तो वो ज़मीन पर दरख्तों पर रहने वाले, और लास्ट में एरियल जिसको हम कहते हैं परिंदे जो हवा में उड़ने के लिए अडेप्टेड है। तो इस तरह से जो इवोल्यूशन हुआ उससे कुछ प्रूफ्स भी कनेक्टिंग लिंक्स के जरिए से आपको दिए जा सकते हैं। छठा और आखिरी प्रूफ जो एविडेंस आपको दिया गया है वो एम्ब्रियोलॉजिकल, एम्ब्रियो की पूरी डेफिनेशन के बजाय मैं आपको फिलहाल इतना कह सकता हूं कि हम पैदा होने से पहले जिस हाल में माँ के पेट में होते हैं या मुर्गी का चूजा अंडे के अंदर बनना शुरू होता है वो उसकी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज कहलाती है। तो ये एम्ब्रियोज हैं। खुदरत देखिए कि यहाँ पर आपको बुक में अलग अलग एम्ब्रियोज दिए हुए हैं। फिश का एम्ब्रियो पहली स्टेज में, सैलेमेंडर, टर्टल, चिकन और रैबिट, ह्यूमन, इतने सारे जानदारों के एम्ब्रियो दिए गए हैं। सब आपको इब्तदाई हालत में एक जैसे लगते हैं, मतलब कॉमन एंसेस्ट्री हो सकती है, पुरखे एक जैसे हो सकते हैं। फिर सेकंड फेज में ये एम्ब्रियोज थोड़ा सा बदलते हैं, थर्ड फेज में और बदलते हैं, और इस तरह ये इवॉल्व होते हुए, ये जो तो बदलते हुए, मॉडिफिकेशन होते हुए फिर दुनिया में अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि मोस्टली वी आर फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स, कि हम जो है तो उसी प्रीमेटिव सेल के मॉडिफाइड वर्जन हैं। इसके बाद नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है। ये थ्योरी पर हम शुरू में भी बात कर चुके हैं कि कुदरती इंतखाब का नज़रिया, कि इसमें एक उसूल जहन में रखिएगा। नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी होती है इसमें हम जंगल का कानून को कबूल करते हैं। जंगल में कौन जिंदा रहेगा? जो सबसे ताकतवर, ओनली द फिटेस्ट शुड सर्वाइव। जो सबसे ताकतवर रहेगा वो जिंदा रहेगा। ताकतवर से मुराद उसको कोई मारने वाला ना हो, उसका खाना पीना, उसकी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो अगर कंप्लीट होती हैं वो जिंदा रहेगा। मतलब उसने अडेप्टेशन कर लिया, अपने आप को माहौल के मुताबिक बदल दिया। बदलने के लिए वो स्ट्रक्चरल या बिहेवियरल चेंजेस कर सकता है। कुछ जानदारों का स्ट्रक्चर बदल सकता है कि मतलब वो उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई तो उनके जिस्म में कोई तब्दीली आ जाएगी, या बिहेवियर मतलब वो हैबिटेट जिसको हम कहते हैं उसको छोड़कर चले जाएंगे।
लेकिन एडेप्टेशन उनके अंदर होता रहेगा। और जो नेचुरली सिलेक्टेड स्पेसीज होंगे खाली वो रिप्रोड्यूस करते हैं, नई नस्ल बनाते हैं और इस तरह उनकी नस्लें जिंदा रहेंगी। और जो जिंदा नहीं रहे, रिप्रोड्यूस नहीं कर सके, अपनी अगली नस्ल नहीं पैदा कर सके, वो इस दुनिया से ख़त्म हो जाते हैं। इसको हम नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ चार्ल्स डार्विन कहते हैं। आगे की तरफ चलते हैं एविडेंसेस एवोल्यूशन की तरफ, कि ऑब्जेक्शन जो डार्विन की थ्योरी पर थे, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पहले तो पूरी जैसी की वैसी एक्सेप्ट कर ली गई थी, लेकिन आज उसके ऊपर कुछ एतराज़ात हैं। एतराज़ात 3 हैं। 3 में से पहला है नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। इसके ऊपर जो एवोल्यूशन वाले ऑब्जेक्शन लेते हैं कि सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही जिम्मेदार नहीं होता एवोल्यूशन का, इसके लिए और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं और वो फैक्टर्स डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर नहीं। तो सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन की मदद पर एवोल्यूशन नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशंस। हमारे जिस्म में जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन्स में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई हमको जब अपेंडिक्स की ज़रूरत नहीं, विजडम टीथ की ज़रूरत नहीं है, तो ये इस तरह के जो ऑर्गन्स हैं ये यूजलेस हैं या कुछ यूजफुल हैं, तो ये अगली जनरेशन में क्यों ट्रांसफ़र हो गई है? ये एक्सप्लेनेशन, इस तरह के कुछ और एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे सका, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और तीसरा, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड अब्रप्ट चेंजेस। चेंजेस 2 तरह के, स्लो मतलब आहिस्ता 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 होने वाली जनरेशंस में तब्दीलियां, और एब्रप्ट मतलब सडन होने वाली चेंजेस। तो ये चेंजेस का एक्सप्लेनेशन, ये ऐसे क्यों होते हैं का जवाब वो नहीं दे सका। इसलिए चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को हम पूरी तरह से आज कबूल नहीं करते, लेकिन फिर भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में इसको माइलस्टोन मतलब मील का पत्थर माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, वो है लेमार्किज्म का। ये भी थोड़ी सी दिमाग में उतरने वाली आसान सी चीज़ है। लेमार्क proposed that morphological changes occurring in living organisms are responsible for evolution, and the reason behind those morphological changes is activities or laziness. He called this concept as principle of use or disuse of organs. यहाँ पर बहुत अहम पॉइंट लेमार्क ने साबित किया था कि कुछ ऑर्गन्स यूज़ करते हैं हम लोग, कुछ यूज़ नहीं करते। मॉर्फोलॉजी का मतलब आपको बोल चुका हूँ बैरूनी साहब, कि ये इवोल्यूशन के जिम्मेदार होते हैं। लेमार्किज्म का नज़रिया था। उस नज़रिए के मुताबिक समझो, मुख्तसर में मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, अगर मैं बोलूँ तो मैं कहूँगा कि भाई आप अगर किसी जिस्म का एक ऑर्गन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल समझिए आप बहुत जीनियस हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तो आने वाली जनरेशन्स में ये इवॉल्व होकर और ज़्यादा यूज़फुल होता जाएगा। और अगर दिमाग का इस्तेमाल आप कम करना शुरू करते हैं समझिए, तो आने वाली जनरेशन्स में ये जो है तो इनर्ट होता जाएगा, ये नापेद होता जाएगा, बगैर दिमाग की नस्लें पैदा होना शुरू होगी। लेमार्किज्म भी कहता है कि आपको अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करने की आदत रखनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लों में ये ज़्यादा ग्रो होकर काम कर सके। उसकी जो एग्जाम्पल है यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स में, यहाँ पर उसने जो बुक में हमको एग्जाम्पल टच की हुई है वो है नेक ऑफ जिराफ। जिराफ ऊंची गर्दन वाला जानवर है, आज हम देखते हैं। इसकी अगर शुरू के फॉसिल्स के या इनके जो पुराने प्रूफ देखे जाएं तो इसकी गर्दन पहले इतनी ऊंची नहीं थी, मगर फिर इसकी जो ग़िज़ा थी, इसका जो न्यूट्रिशन था वो ऊंचे दरख्तों के पत्ते थे। तो फिर उसने ऊंचे दरख्तों को पत्तों को खाने के चक्कर में गर्दन को ऊंचा करके इस्तेमाल करना शुरू किया, और उसके नतीजे में जिराफ की गर्दन ऊंची ऊंची होती चली गई। दूसरा दिया हुआ शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ। आयरन स्मिथ लोहार, गोल्ड स्मिथ सुनार। तो लोहार के शोल्डर्स के जो मसल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर वो स्ट्रांग मसल्स होते हैं और ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है, तो आने वाली नस्लों में जब इवोल्यूशन होगा उनके शोल्डर मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नजर आएंगे। विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, इमो। शुतुरमुर्ग और इमो ये 2 ऐसे परिंदे हैं जो हैं बर्ड्स में शुमार होते हैं, लेकिन ये उड़ नहीं सकते। क्यों? इनके जो विंग्स हैं, इनके जो पंख हैं, ये इनको उड़ने के लिए सूटेबल नहीं, इनके जिस्म बहुत ज़्यादा हेवी हैं। मतलब एरियल एडेप्टेशन जिसको हम कहते हैं, हवा में उड़ने के लिए जिस्म के अंदर जिस तरह की तब्दीलियाँ जो मुताबिकत होनी चाहिए वो उनके जिस्म में नहीं होगी, और उस वजह से वो डिसयूज में आ गए। और लेग्स ऑफ डक्स
कि बतख के जो पैर होते हैं, बतख के पैरों की जो उंगलियों की झिल्लियां होती हैं उनके बीच में पर्दे नजर आएंगे आपको। बतख पानी में तैर सकता, परिंदा है, उड़ नहीं सकता लेकिन पानी में तैरता है। यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स का लेमार्स में जिक्र है। और फिर वो कहता है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, एक्वायर्ड मतलब जो आपके अंदर पैदाइशी नहीं थे, बाद में आपने इस तरह के कैरेक्टर्स को हासिल किया, एक्वायर किया, और वो जो है तो जनरेशन्स में ट्रांसफर होते हैं। लेमार्किज्म का नजरिया ये जो है तो ये साबित करता है। उसके बाद लेमार्क थ्योरी वाज डिसअप्रूव्ड बिकॉज मेनी टाइम्स दैट एक्वायर्ड मॉडिफिकेशंस आर नॉट ट्रांसफर्ड इन नेक्स्ट जनरेशन। ये थ्योरी को भी बाद में रद्द कर दिया गया। थ्योरी में क्या था? आयरन स्मिथ के शोल्डर्स, तो जनरेशन टू जनरेशन शोल्डर्स स्ट्रांग हो तो इम्प्रूव होते हैं, ये बात बराबर है। लेकिन समझिए कि कुछ एक्वायर्ड स्किल्स हैं। समझिए कि एक स्किल खत्म हो गई, पुराने लोग बहुत अच्छी टाइपिंग किया करते थे और बच्चों ने उनको जरूरत ही नहीं पड़ी, एक समझो डॉक्टर बन गया, उसको टाइपिंग की जरूरत नहीं है, तो उसकी एक्वायर्ड स्किल थी। और अगले जनरेशन में वो स्किल खुद ब खुद नहीं आती, वो एक्वायर ही करनी पड़ती है। तो एंसेस्ट्री जो होगी, ये एंसेस्ट्री में ज़रूरी नहीं कि माँ बाप की जो सारी सलाहियतें हों वो अगली जनरेशन में मुंतकिल हो ही जाएं, उनको भी एक्वायर करना पड़ेगा। और इस बुनियाद पर लेमार्किज्म की थ्योरी है वो डिसअप्रूव हुई थी। फिर एक पॉइंट दिया हुआ है एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, तो मतलब कुछ जगहों पर हो सकता है कि माहौल की वजह से, घर में उसी तरह की चीज़ें होने की वजह से पेरेंट्स के कुछ सलाहियतें बच्चों में आसानी से मुंतकिल हो जाएं, एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहलाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट दिया हुआ आपको स्पेसिएशन। स्पेसिएशन मतलब दुनिया में अलग अलग किस्में कैसे बनी। स्पेसीज का एग्जैक्ट डेफिनेशन जो बुक में लिखी हुई है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों का एक ग्रोह, दैट कैन प्रोड्यूस, जो नई नस्लें पैदा कर सकता है, फर्टाइल इंडिविजुअल्स, फर्टाइल जो खुद और नस्लें पैदा कर सकती हैं, जरखेज जिसको हम कहते हैं, मतलब जो अगली नस्लें पैदा कर सकती हैं थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। तो फिर ये मतलब नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल पैदा होते जाने का प्रोसेस है। इस बीच मॉडिफिकेशन की वजह से जो नयापन आएगा वो स्पेसिएशन कहलाएगा। ईच स्पेसीज इज ग्रोन इन डिफरेंट हैबिटेट्स, हैबिटेट रहने की जगह ज़मीन, पानी, हवा, ये हैबिटेट्स होंगे। ड्यू टू विच सम मॉडिफिकेशंस आर सीन, जानदारों के अंदर उनके हैबिटेट की वजह से कुछ तब्दीलियां नजर आती हैं, विच रिजल्ट इन स्पेसिएशन। यहाँ पर कुदरत का निज़ाम है ये, जिसको ज़मीन पर चलना है उसको पैर दिए, जिसको रेंगना है उसको रेंगने के लिए जिस्म में उसके ऑर्गन्स लगा दिए, जिसको तैरना है उसको पैर की ज़रूरत नहीं, उसको तैरने के लिए मौजूद जिस्म बनाया। परिंदों की चोंच पर नज़र डालिए, कीड़े मकोड़े खाने वाले परिंदों की चोंच नोकदार होगी। फिर उसके बाद जो फल फ्रूट खाते हैं जैसे तोता, तो उतनी लंबी नोकदार चोंच उनकी नहीं होती। बतख की चोंच पर नज़र डालिए, डक, कि उसकी चोंच को कीड़े मकोड़े खाने हैं ना, फल फ्रूट खाने, गंदे पानी से अपनी ग़िज़ा खानी है, तो आइसक्रीम स्टिक की तरह चपटी उसकी चोंच होगी। ये स्पेसिएशन कहलाता है कि आपका जो हैबिटेट है उस हिसाब से आपके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो स्पेसिएशन कहलाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन इवोल्यूशन की अहम आखिरी पॉइंट जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू एवोल्यूशन, ये बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। ओरिजिन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कैन बी शोन एज पर द बिलो फिगर। यहाँ पर एक फिगर मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे इंसानी जिंदगी का इर्तिका, इवोल्यूशन इन ह्यूमन बींग्स। पहले हम एप मतलब बंदरों की शक्ल के थे, आज जिस शक्ल में इसको हम वाइज मैन, वाइज अक्लमंद आदमी कहते हैं हम अपने आप को। तो अक्लमंद आदमी तक का ये सफ़र यहाँ पर मुख्तसरन आपको बुक में दिया हुआ है। इसमें पहला पॉइंट है कि मंकी लाइक एनिमल्स, कि हम पहले बंदरों की तरह के थे। टेल डिसअपियर्ड अबाउट 4 करोड़ ईयर्स अगो, तो 4 करोड़ साल पहले हमारी दुम जो है तो हमारे जिस्म से गायब हो गई। क्यों हुई होगी? यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, मतलब हम बंदरों की वो नस्ल से हैं जिन्होंने दुम का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। आपको मालूम है बंदरों की दुम कब काम आती है? जब ये छोटी सी टहनी पर बैठकर अपने जिस्म को बैलेंस करते हैं, तब गौर कीजिएगा इनकी दुम लटकी हुई होती है। ये लटकी हुई दुम उनको बैलेंस करने में मदद करती है, वरना उनसे वो इतना बड़ा वजन लेकर उस लचकदार छोटी सी टहनी पर नहीं बैठ सकते। तो मतलब आपने दरख्तों पर चढ़ना छोड़ दिया, दुम का काम खत्म, इसलिए वो डिसअपियर होना शुरू हो गई, हम बगैर दुम के बंदर निकलना शुरू हुए। दे डेवलप ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन एंड हैंड्स वेर ऑल्सो इम्प्रूव्ड। जब चारों 2 हाथ 2 पैर आज हमारे हैं,
और हमारा जो पोस्चर है वो इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट पोस्चर कहलाता है, हम सीधे खड़े हुए हैं। तो हमारे हाथ पैरों के मुकाबले में कमज़ोर हैं मगर ज़्यादा यूज़फुल हैं। फिर हमारा जो ब्रेन है वो सोचने की आदत के चक्कर में तरक्की याफ्ता, डेवलप्ड हो गया, तो ब्रेन इनलार्ज हुआ, हैंड्स इंप्रूव हुए, और उस वजह से आज हम जो तो इरेक्ट पोस्चर के साथ ज़्यादा काम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद फाइनली दे डेवलप्ड इनटू गिबन एंड ओरेंगुटान। ये आपको दो फिगर्स बता रहा हूँ मैं। गिबन मतलब जब वो एप लाइक, जो मंकी लाइक एनिमल्स थे, उनका एवोल्यूशन गिबन यानी बंदरों में हुआ, और फिर उसके बाद ओरेंगुटान की तरफ उसमें से कुछ चले गए। ओरेंगुटान ये चिंपांजी की, गोरिल्ला की एक शक्ल जो आपको यहाँ पर नजर आ रही। फिर डेवलपमेंट की जो नेक्स्ट स्टेज है, देन दे इवॉल्व लाइक गोरिल्ला एंड चिंपांजी अबाउट 2.5 करोड़ ईयर्स अगो। इंसान कैसा बना, तो हम 404 करोड़ साल से 400 करोड़ साल पहले से आ रहे हैं। हम 250 करोड़ 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ साल पहले गोरिल्ला की शक्ल में इंसान आ गया, और यहाँ पर उसने हैंड्स मतलब हाथों का ज़्यादा इस्तेमाल किया, खाना खाना शुरू किया, ईटिंग फूड एंड अदर वर्क, और दूसरे काम जो दूसरे जानवर नहीं करते वो करना शुरू किए 2.5 करोड़ साल पहले। देन दे स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड्स, फिर ज़मीनों पर रहने लगे। फॉरेस्ट जब डिक्लाइन होना शुरू हुए ड्यू टू ड्राई एनवायरनमेंट, मतलब मौसम सूख गया और जंगलात कम होना शुरू हुए, तो इन्होंने ज़मीन से, दरख्तों से उतरकर ज़मीन पर रहना शुरू किया। Their lumber bones developed in such a way that they started to stand in erect posture in grasslands। फिर उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी, वो रीढ़ की हड्डी इनको सीधा खड़ा होने में मदद करने लगी, और ये सब कुछ हुआ 2 करोड़ साल पहले। मतलब 2 करोड़ साल पहले तक हम सीधा भी खड़ा नहीं हो सकते थे, हम झुककर चार चौपायों की तरह चलते थे। फिर उसके बाद आता है फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विथ अस इन द फॉर्म ऑफ रैमापिथेकस एप फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका। इंसान के, बंदरों से इंसान के एवोल्यूशन का पहला जो प्रूफ है, जो रिकॉर्ड है हमारे पास फॉसिल्स की शक्ल में, वो इंसान की ये शक्ल है, जिसको हम रैमापिथेकस एप कहते हैं। एप मतलब बंदरों को कहते हैं हम लोग। तो ये अफ्रीका में इसका सबूत मौजूद है। फिर 40 लाख साल पहले क्या हुआ था? द मॉर्फोलॉजी ऑफ दीज ह्यूमन लाइक एनिमल्स स्टार्टेड टू अपीयर लाइक टू बी द मेंबर ऑफ द जीनस होमो। फिर ये जीनस मतलब क्लासिफिकेशन का टर्म है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में हम पढ़ने वाले हैं। जीनस का मतलब, और होमो मतलब इंसान की शक्ल में तब्दील होकर ये हमारे तरह के प्रॉपर्टीज एक्वायर करने लगे। उसके बाद अबाउट 15 लाख ईयर्स एगो, 15 लाख साल पहले, ह्यूमन वॉकिंग विथ इरेक्ट पोस्चर वॉज इवॉल्व। मतलब जो सबूत मिले हैं कि सीधा खड़ा होने वाला इंसान 15 लाख साल पहले मिला। इट मे हैव एग्जिस्टेड इन चाइना एंड इंडोनेशिया। हो सकता है कि वो चाइना और इंडोनेशिया में पाया जाता हो। 15 लाख साल के बाद अगला स्पेस आता है 1 लाख साल पहले। द ब्रेन वाज डेवलप्ड, दिमाग तरक्की याफ्ता हुआ, एंड द फायर वाज डिस्कवर्ड। हादिसाती तौर पर क्यों ना हो, आग की ईजाद हुई। आग की ईजाद को ह्यूमन इवोल्यूशन में एक माइलस्टोन माना जाता है। आग से हरारत मिलती है, इंसान ने खाना पकाकर खाना शुरू किया, उसके बाद शिकार को भूनकर खाना शुरू किया, और रात में जंगली जानवरों से अपने आप की हिफाजत होने लगी। तो ये इवोल्यूशन के स्टेप्स होते गए। फिर 50,000 साल पहले इंसान की शक्ल ये थी जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं। तो होमो सेपियंस हमारी जो क्लासिफिकेशन में हमारे पुरखे हैं, हम जिस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर यहाँ से हम बदले वाइज मैन की तरफ। तो होमो सेपियन के बाद हमारा जो एवोल्यूशन था वह निएंडरथल मैन था। फिर उसके बाद 50,000 साल पहले द क्रो मैग्नन मैन इवॉल्व। मतलब उसके बाद जो इंसान की शक्ल फिर बदली, उसको क्रो मैग्नन मैन कहते हैं। फिर अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 साल पहले, वाइज मैन, अक्लमंद आदमी, स्टार्टेड टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। वो खेती बाड़ी करने लगा। रियर कैटल हर्ड्स, मतलब उसने मवेशी पालना शुरू किए, और उसके बाद स्टैब्लिश द सिटीज़, और फिर वो एक जगह पर ग्रोह की शक्ल में रहने लगा, जिसको एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिटीज़ कहते हैं। फिर कल्चरल डेवलपमेंट टुक प्लेस। फिर लोगों में कल्चरल डेवलपमेंट शुरू हुआ। 5,000 साल पहले इंसान ने हो सकता है कि लिखना शुरू किया। फिर मॉडर्न जो साइंस है वो 400 साल पहले वजूद में आई। इंडस्ट्रीज़ 200 साल पहले से दुनिया में मौजूद हैं। और फिर हम आज भी इंसान की एंसेस्ट्री की जड़ें खोज रहे हैं, और हम ये भी सोचते हैं कि इंसान चंद हज़ार साल बाद फिर किस शक्ल में होगा, दुनिया किस तरफ जा रही है। ये सब कुछ ह्यूमन इवोल्यूशन के तहत होता है। उसके बाद ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप घर पर महफूज होंगे
आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कुछ अगर आपको डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप करके बोलिए, यूट्यूब चैनल पर कमेंट कीजिए। मुझे समझ में आए कि मैं जो चीज़ें आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रही हैं या नहीं। अल्लाह आपकी मदद करे। खुदा हाफिज़।